नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज करने से पहले हम पुलवामा के बलिदानियों को नमन करते हैं और उनके परिवार के साथ सांत्वना व्यक्त करते हैं। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर विजय सागर धीमान, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमने इन 5 सालों में, आज 5वीं वर्षी है उनकी, और 5 सालों में भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कितनी सक्षम हुई और पाकिस्तान को क्या मैसेज उस दिन से गया। देखिए, ये जो एक अटैक हुआ था, ये एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक था। हालांकि प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे, रोड ओपनिंग पार्टीज वगैरह थी, परंतु फिर भी चूंकि सिविलियंस को कोई तकलीफ ना हो या उनको मिनिमम कंट्रोल मेजर्स हों सड़क पे चलने के लिए, उसके लिए थोड़ी सी कोताही हो गई थी, जो ज़बरदस्ती जानबूझ के नहीं की गई थी, और उसकी वजह से हमें 40 जवानों की शहादत देखनी पड़ी। और जो आज हम 5वीं बरसी है उसकी, तो उसके हम सबसे पहले हम उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ में उनके जो परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। परंतु बात यह है कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो अब की जो सिचुएशन है, जो अब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक कड़ा कदम ज़रूर लेती है। वो जैसे इस केस में आपने देखा, पुलवामा के बाद हमने उड़ी किया, बालाकोट किया, तो काफ़ी सारे पाकिस्तान में जाके घुस के भी किए। उसके अलावा जो इंटरनल प्रोसेस होता है इवैल्यूएशन का, उसकी जो छानबीन होती है, जो ऑलरेडी SOPs बनी होती हैं, उनकी जो करेक्शन करानी पड़ती है, वो भी साथ में चलती है। तो उस वक्त के जो भी लेसन्स लर्न थे, वो सारे के सारे SOPs के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिए गए हैं, और आज हम सक्षम हैं कि इस किस्म की घटना कम से कम इन कारणों से तो ना हो। कोई नया कारण अगर ढूंढ के कोई मिलिटेंट्स या पाकिस्तान की ISI आ जाती है, जो कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते रहना होता है। जैसे देखा उन्होंने आजकल वो राजौरी पुंछ में एक्टिव है, वो भी काफ़ी दबा दिए गए हैं। तो इस तरीके से एक ऑनगोइंग इवॉल्विंग प्रोसेस होता है, और उस जितनी भी SOPs होती हैं उनको अपडेट किया जाता है, और यकीन किया जाता है कि इस किस्म की घटना दोबारा ना हो, कम से कम इन कारणों से। डॉक्टर धीमान, आपको लगता है कि कहीं कोताही हुई थी, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है और उसमें एक गाड़ी आके कोताही का जहां तक बताया जा रहा है कि मैंने आपको बोला कि जब सड़क पे कॉन्वॉय चलती है तो काफ़ी सारे मेजर्स होते हैं, और सिविलियन कॉन्वॉय, जो सिविलियन ट्रैफिक है, उसको तकलीफ ना हो तो उसको भी साथ में चलने दिया जाता है जी। ये एक छोटी गाड़ी थी, कार थी, जो IED से लेडन थी, और वो आके उसने डायरेक्ट अटैक किया गाड़ी के ऊपर, और गाड़ी के परचखे उड़ गए, यानी कि किस्म का सुसाइड अटैक करा जी। परंतु कोताही जहां तक है वो इस बात पे नहीं है कि उसको क्यों गाड़ी के पास आने दिया गया। वो रोका जा सकता था या नहीं भी रोका जा सकता था। परंतु मुझे ये बताइए कि आप एक श्रीनगर में, पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट में हैं, या इवन अपना जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है जहां से ये आदमी चला था, इतना सारा जो एक्सप्लोसिव है वो इसके पास कैसे आ गया। अगर इन्होंने इंटरनेट पे छोटी छोटी क्वांटिटीज में भी मंगाया होता तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज जो उनको मॉनिटर करती हैं सिविलियन पॉपुलेशन को, तो उनको खबर हो जानी चाहिए थी कि किसी के पास गाड़ी भर के एक्सप्लोसिव आ गया है, जो कि ऑब्वियसली फॉरेन सोर्सेज से आया है। फॉरेन मीन्स आउटसाइड कश्मीर सोर्सेज से आया है, और उसमें पैसा कितना दिया गया, अगर वो इंटरनेट ट्रांजेक्शन थी तो वो किसी को पकड़ना चाहिए था। तो इस किस्म की जो कोताही अगर आप बोलें तो वो ज़रूर है, क्यों इतना बड़ा एक्सप्लोसिव का जखीरा आपके पास आ गया किसी के घर में, उन्होंने गाड़ी में रख के उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी सुरक्षा एजेंसीज जो हैं, सिविलियन CID है या हमारी दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको कोई खबर नहीं है। उसके बाद से, इस हमले के बाद से पाकिस्तान पर कितना दबाव भारत ने बनाया, और पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति क्या है। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति अगर आपने देखा होगा, आपने फॉलो किया होगा, काफ़ी सारे अटैक्स हुए अक्रॉस द बॉर्डर। पहले हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते थे, अब चूंकि मोदी जी के आने के बाद वो सारे के सारे जो मन के भ्रम थे वो सब निकल गए, और बोल्ड फैसले लिए गए। और उसको पाकिस्तान ने बोला कि नहीं जी, आपने हमारे यहाँ हमला किया है, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ पेड़ों की कुछ टहनियाँ उगी हैं, तो अगर वो टहनियाँ अगर ख़राब हुई थी हमारे हमले से, तो आपने 23-24 दिन तक वहाँ कर्फ्यू क्यों रखा, वहाँ पे जर्नलिस्ट को जाने क्यों नहीं दिया। फॉरेन जर्नलिस्ट को आप तभी लेके आए जब आपने सारा रिपेयर कर दिया। तो उसके बाद से पाकिस्तान जो है इस वक्त डिफेंसिव पे है, मैं कह सकता हूं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लॉन्च पैड पे अपने ट्रेन किए हुए जो मिलिटेंट्स हैं उनको इकट्ठा नहीं किया है, उनको लॉन्च करने की कोशिश नहीं की है, बहुत की है।
तो उसमें हमने काफ़ी सारी सफलता हासिल की है और उनके काफ़ी सारे हमले रोके हैं और उनको मजबूर किया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलते जाएं। जैसे आपने देखा, पहले पुलवामा में डायरेक्ट हमला था, फिर उसके बाद उन्होंने हाइब्रिड किलिंग शुरू की, फिर उसके बाद उन्होंने सिलेक्टिव किलिंग शुरू की माइग्रेंट्स की, फिर उन्होंने उसको शिफ्ट किया टुवर्ड्स राजौरी पुंछ एरिया, फिर वो आए मुगल रोड पे तो ड्रोन्स लाए, फिर उसके बाद टनल्स बनाई, मतलब कि वन स्टेप आगे वो रहते ही हैं। तो इसका मतलब जो पाकिस्तान का जो वो माइंडसेट था आईएसआई का कि हम कुछ भी करेंगे तो इंडिया में एक्सेप्टेबल होएगा, वो आज एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डायरेक्ट कंट्रोल है, तो जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट की हैं या सेंटर की हैं, सबका तालमेल एक साथ चल रहा है और उनको भरपूर सफलता मिल रही है। डॉक्टर साहब, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत कितना पाकिस्तान पर दबाव बनाया है इस हमले पर? इस हमले के बाद से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर कितना दबाव बनाया और कितना कामयाब रहा भारत? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव जरूर बना, क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्रीज जो हालांकि इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ शो करते हैं कि नहीं है और भारत के साथ अपनी दिखाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हार्ट एंड हार्ट पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है या उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिकल महारत है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो अमेरिका जैसे कंट्री ने, अगर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की, या किसी भी P5 कंट्री ने, इवन चाइना फॉर दैट मैटर, छोटा सा बयान आया था कि भारत को ये नहीं करना चाहिए, पर कोई भी खुल के इंडिया के अगेंस्ट नहीं आया कि आपने ये, अगर ये डिस्प्यूटेड एरिया है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई भारत के अगेंस्ट नहीं आया। तो इसका मतलब ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री जीत तो थी, डिप्लोमेटिक जीत भी काफ़ी बड़ी थी, ताकि ये एक किस्म का हमें उन्होंने सैंक्शन दे दिया या एक किस्म की लाइसेंस दे दिया कि अगर दोबारा पाकिस्तान आपके ऊपर ऐसी कोई हिमाकत करता है तो आप भी खुल के उसको मार सकते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि उसके बाद से पाकिस्तान डरा है या पाकिस्तान में आतंकी कैंप जो चल रहे हैं उसमें कोई असर पड़ा है इस एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद? देखिए, ज़्यादा डरने का सवाल है, हमें जो सारा नैरेटिव मालूम है पॉलिटिकल क्लास का, जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कैसे पार्लियामेंट में आगे क्या बयान दिया या उनकी मीटिंग में, वो हमें पता है, तो वो थोड़ा बहुत कॉशन है। परंतु मेरा मानना ये है कि ये सारी की सारी कार्रवाई जो है ये आर्मी आईएसआई की या आईएसपीआर की है, और उनका जो फंडिंग भी है वो अपने खैबर पख्तूनवा और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर जितनी कैनबिस की खेती होती है, ड्रग्स की खेती होती है, ये बजट वहाँ से आता है। तो वो बजट कांस्टेंट है, उनके जो इरादे हैं वो कांस्टेंट हैं, क्योंकि उनको अपनी वजूद बनाए रखना है। अगर वो भारत को क्लीन चिट दे दें तो कल पाकिस्तान में आर्मी की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए वो नहीं चाहेंगे। हालांकि थोड़ा फर्क पड़ा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो प्रेशर बनाती है, या ISK इस्लामिक स्टेट खुरासान जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर या आर्मी के ऊपर भी प्रेशर बनाती है, तो थोड़ा फर्क पड़ा है। परंतु जहां तक हमारा सवाल है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में, यानी कि ISI की स्ट्रैटेजी में कोई भी बदलाव आने वाला है। लेकिन जब डॉक्टर साहब सियासतदान इस पर सियासत करते हैं, सबूत की डिमांड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर हमारे कुछ लोग कहते हैं, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की बात करें कि मैंने कहा था कि इनको बाहर भेजना चाहिए, ऐसे बयान से कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, आपने पूर्व राज्यपाल की बात करी है, रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं, मेरे से सीनियर भी हैं, तो मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। परंतु मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रोसीजर के बारे में नहीं पता है कि आर्म फोर्सेस के अंदर किस तरीके से मूवमेंट की जाती है, तो मत बोलिए। परंतु मैं फिर भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की कि इनको बाई एयर क्यों नहीं भेजा जा रहा है। आज सारी CPOs बाई एयर ट्रैवल कर रही हैं, और जो आर्मी थी जो ट्रेडिशनली पिछले 35-40 साल से यहाँ पे आज भी बाई रोड चल रही है, उसके जवानों को आज भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है, जिस तरीके से CPO को दी है। हालांकि उनके लिए उन्होंने हफ्ते में 1 या 2 दिन कोई एयरबस का इंतजाम किया होता है, बट वो काफ़ी नहीं है। जो आर्मी की कॉन्वॉइज हैं ऑन रोड है, वो रोज़ चलती हैं। आर्मी की जो रोड ओपनिंग पार्टीज़ हैं वो रोज़ डिप्लॉय होती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। जी, मतलब SOP का पूरा ध्यान रखा गया था। देखिए, जो SOP मूवमेंट की थी वो पूरी थी जी, और उसमें क्योंकि हम आपको बताते रहते हैं कि हम नहीं चाहते कि सिविलियंस को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो। अगर चाहते हैं कि जब आर्मी का पहले होता था कि जब आर्मी का टाइम कॉन्वॉय का टाइम होता था, उस वक्त सिविलियन ट्रैफिक रोक दी जाती थी। फिर किसी दिन उन्होंने बोला जी ये ठीक नहीं है, हम चूंकि हालात नॉर्मल हो रहे हैं तो हम सिविलियंस को क्यों तंग करें, काफ़ी प्रॉब्लम होती है इस रोड पे चलने के लिए। तो अगर आर्मी कॉन्वॉय जा रही है या BSF कॉन्वॉय जा रही है, CRPF कॉन्वॉय जा रही है, तो सिविलियन ट्रैफिक को भी नॉर्मल एज पर द रोड रूल्स चलने दीजिए। और ये उसी की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो सकी। अगर वो अभी भी बंद होता तो कोई मतलब नहीं था कि हम 40 जवान खो देते ऐसे ही झटके में।
सरकार बनी उसके बाद अचानक उड़ी, पुलवामा और पठानकोट होता है, इसके पीछे पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी थी? देखो, एक प्रेशर डेवलप करने की। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी तो वही थी कि उन्होंने किसी तरीके से इंडिया को ऑन द टेंटर हुक्स रखना है और इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल अलाइव रखना है। कहते हैं ना, पॉट शुड कीप बॉइलिंग। परंतु अब उनको पता चल गया है कि अगर उड़ी, पुलवामा या ये इस किस्म की पठानकोट या कोई और भी हरकत करते हैं तो प्रॉपर जबरदस्त दबाव वापस उसका रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो है वो पुरानी नहीं है, अभी मोदी जी की सरकार है और यहाँ पे खुली छूट है इन चीज़ों करने के लिए। चाहे वो आर्मी चीफ, पहले पुराने एयर चीफ ने भी बयान दिया था कि मैंने जब बोला था कि हमने पुलवामा अपना करना है, बालाकोट करना है, तो हमें परमिशन नहीं दी गई थी। और उस वक्त भी जब अभी मोदी जी ने परमिशन दी है तो अभी भी खामी रह गई थी कि जो वेपन हमें इजराइल से चाहिए था मारने के लिए वो हमारे पास नहीं था। तो एक सेकंड बेस्ट था जिसे हमने किया। अगर वो बेस्ट वाला होता, जो मुझे ख्याल है, यकीन है कि अभी तक वो बेस्ट वाला आ गया होगा, क्योंकि मोदी जी के काल में जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गए और बदल गए। जी डॉक्टर धीमान, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के आकाएं हैं उन पर भी स्ट्राइक हो रहा है, उसमें क्या भारत की भूमिका है? देखिए, पाकिस्तान में आतंकवाद के जो आका हैं वो दो किस्म के हैं जी। तो यही पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी बाहर जाके रोते हैं, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। अब गुड टेररिस्ट वो हैं जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं और बैड जो है जो अफगानिस्तान उनके खिलाफ करते हैं। अभी हमने पिछले 2-4 महीने में देखा कि जितने भी सो कॉल्ड गुड टेररिस्ट हैं, बेसिकली उनको वो टेररिस्ट मानते ही नहीं है। वो कहते हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, चाहे वो कोई भी लखवी हो या उमर हो, कोई भी हो, वो उनको कहते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन के औका है और उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। परंतु इसमें ये लग रहा है कि दो चीज़ें हो सकती हैं। लाइक पहले बोला गया कि इंडिया करा रहा है, उन्होंने बोला भी कि इंडिया वालों ने जैसे वहाँ पे अमेरिका में बंदे को मारने की कोशिश की, शायद ये भी उन्होंने ही करवाया हो। तो वो एक इल्ज़ाम था। तो अगर मेरे को आप पर्सनल जाती तौर पे पूछें, अगर वो इंडिया के रॉ ने किया तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ये कैपेबिलिटी आ गई है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। परंतु मुझे यहाँ तक यकीन है कि वो जो बंदे मरे हैं वो वाले बंदे थे जिनकी शायद आईएसआई को उनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या उनकी जो उनकी गुणवत्ता थी या उनकी जो इंपॉर्टेंस थी वो खत्म होगी जब आदमी उनको ऑर्गेनाइजेशनल के नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल में उन्होंने खुद ही मरवाया होगा। पर मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर वो रॉ ने किया तो आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। ब्रिगेडियर साहब, क्या आपको लगता है कि वहां पर जो आतंकवाद उन्होंने पैदा किया है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ रहा है और कितना पड़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान ने जो इलेक्शन में भी हमने देखा बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं वहाँ पे। पाकिस्तान ने जो आतंकवाद पैदा किया है, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड ओवर जो आतंकवाद की फैक्ट्री है वो उसके ओरिजिन पाकिस्तान में आते हैं। तो पूरी दुनिया को उन्होंने तबाह किया है इन अ वे। नंबर 2, जब तक वो अफगानिस्तान के चहेते थे तब तक तो सब ठीक ठाक था। जब अफगानिस्तान में अमेरिकन छोड़ के चले गए, तालिबान की पावर आ गई, तो अब उनकी फ्रिक्शंस बढ़ गई। तो वहाँ पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान या आईएस के जो मैं बात करता हूँ, इस्लामिक स्टेट खुरासान है, वो कहते हैं उनका जो खुरासान स्टेट है वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। वो चाहते हैं ये सारी यहाँ पे निज़ाम में मुस्तफ़ा चले। तो उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो आड़े आती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी अटैक हुए हैं पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इवन स्कूली बच्चों के ऊपर। तो ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान की जो डूरंट लाइन है वो उसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि ये जब डूरंट लाइन अंग्रेज़ों ने बनाई थी तो वो एक धोखे से उनके जो अमीर को शराब पिला के साइन करा ली थी। ये मुल्तान और ये सारे क्वेटा शेटा जो है ये सब अफगानिस्तान का पार्ट है। तो कहते हैं पाकिस्तान इसको वकेट करे, और वो एक मिलिटेंट तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्चुअली जो इंसर्जेंसी है वो पाकिस्तान में है, ना कि कश्मीर में। कश्मीर में पाकिस्तान ला रहा है, ओरिजिनल्स नहीं है, ये ओरिजिनल्स हैं जी। तो उससे उनको काफ़ी सेक लगता है। कतर पर जो जीत हुई है भारत की, उसको आप क्या देखते हैं कि भारत का बढ़ता कद है या कुछ उस पर भी पॉलिटिक्स हो रही है? देखिए, पॉलिटिक्स की बात नहीं, ये भारत का बढ़ता कद है 100%, और ये भी मोदी जी की एक और अचीवमेंट है। क्योंकि बाकी एनालिस्ट आपको सारी कहानी सुनाते होंगे, पता होगी, मगर मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। कतर एक एंटी हिंदू कंट्री है, और हमने कई बार देखा है इवन सिविलियन मॉल्स में गणेश जी की मूर्ति अगर कहीं बिक रही है या ऐसी कोई खिलौने भी बिक रहे हैं, उनको भी तोड़ के वो फेंकते हैं। ठीक है। नंबर 2, ये जो 8 बंदों को उन्होंने पकड़ लिया एकदम से, इनके साथ में जो इनका मैनेजिंग डायरेक्टर था जो नॉन इंडियन था उसको भी पकड़ा था, तो पर उसको छोड़ दिया गया और इनको रखा और कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया क्यों नहीं किया, और सीधे सीधे उनको मौत की सजा सुना दी गई।
अब कोर्ट जब मौत की सजा सुना देती है तो उसके बाद उस जो हालांकि वो लोअर मोस्ट कोर्ट थी, और उसके डिसीजन को भी ओवरटर्न करना एग्जीक्यूटिव के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर ये एग्जीक्यूटिव की 1-to-1 बात मोदी जी की उनके प्रेसिडेंट के साथ हुई है या हमारे फॉरेन मिनिस्टर के डिप्लोमेट्स के साथ हुई है और उन्होंने उनको कन्विंस करा लिया है, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। और इसमें ये दिखाता है कि भारत का जो कमर्शियल क्लाउड है या जो हमारी मार्केट साइज है वो इस वक्त मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज को मालूम है, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है या इवन कतर है, कि ये एक दिन ये फॉसिल फ्यूल खत्म होने वाला है, तो उनको अपनी इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट करनी है। और इस वक्त बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंटीग्रेटिंग ऑन कमर्शियल टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स इज इंडिया। जी, क्या आपको लगता है कि अब भारत इतना सक्षम हो गया कि दोबारा पुलवामा ना हो? आज का दिन आपको पता है कि देखिए, मैंने आपको बोला ना, जो पॉलिटिकल नैरेटिव हमने सुना, स्पेशली महमूद कुरैशी जो उनके उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, कि भाई वो कोई कांप रहे थे असेंबली में, ये बोला अभिनंदन के केस में क्या हुआ, छोड़ो भारत अटैक कर देगा, चाहे वो न्यूक्लियर दूसरा, इसका मतलब है उनको बड़ा क्लियर है कि भारत अटैक करेगा तो हम मरेंगे। ये सिर्फ आर्मी की या ISI की ऑब्स्टिनेसी है कि हम छोड़ेंगे नहीं, और वो इसलिए है क्योंकि उनके पास जो फाइनेंशियल फंडिंग है वो इंडिपेंडेंट है। अगर ये फाइनेंशियल फंडिंग पाकिस्तान के बजट में आ जाए तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ खत्म हो जाए। अभिनंदन को उसी दिन वापस छोड़ना ये अपने आप में अचीवमेंट है, एब्सोल्युटली बिग अचीवमेंट, क्योंकि बड़ी क्लियर वार्निंग दे दी गई थी। जैसे पहले भी जब वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो एक दिन बोला गया था कि पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करेगा, अमेरिका ने बोला न्यूक्लियर हमला करेगा, उन्होंने बोला करने दो, पर उनको ये बता देना कि मैं अभी सोने जा रहा हूँ, आप करो, जब मैं सुबह उठूंगा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट चुका होगा। और सेम चीज़ यहाँ हुई है, उन्होंने बोला कि अगर अभिनंदन को इमीडिएटली नहीं छोड़ा गया तो आप लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे, इंडिया विल अटैक पाकिस्तान। एंड उसके बाद क्या होगा, वो पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ठीक से जानती है, सिर्फ आर्मी भी जानती है, मगर वो एक किस्म की ऑब्स्टिनेसी है या एक क्या बोलते हैं मिलिटेंसी है उनके लिए, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका अपना अस्तित्व खतरे में पड़ता है। आप यूनाइटेड नेशन के अस्तित्व को कैसे देखते हैं? यूनाइटेड नेशंस आज की डेट में इट हैज फेल्ड, टू बी वेरी फ्रैंक। यूनाइटेड नेशंस की जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है वो पूरे दुनिया को, स्पेशली ग्लोबल साउथ को तो रिप्रेजेंट करती ही नहीं है, वहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है। इसलिए बोला जा रहा है, इवन जर्मनी बोल रहा है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। तो एक तो यूनाइटेड नेशंस की जो वीटो पास की जो है, इसकी एक्सपेंशन होनी चाहिए, वीटो पास नहीं होना चाहिए किसी के पास भी। अभी देखो 2 या 3 फ्लैश पॉइंट्स हैं दुनिया में जो कभी भी न्यूक्लियर में तब्दील हो सकते हैं। ताइवान है, मिडिल ईस्ट है, यूक्रेन है, मगर यूनाइटेड नेशंस क्या कर पा रही है, युद्ध को रोक ही नहीं पा रही है। और अगर ये कोई रेजोल्यूशन पास करते भी हैं, वो यहाँ तो वीटो हो जाता है, और अगर वीटो नहीं होता है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन ना के बराबर है। और अभी आपने देखा UNRWA एक UN बॉडी थी, वो भी शामिल थे हमास के साथ इजराइल के ऊपर अटैक करने से। तो फिर यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की क्या विश्वसनीयता रह जाती है? जी, लेकिन हम अब उपलब्धि मानते हैं कि बार बार ये कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जा रहा है। नहीं, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, जी, दुनिया कह रही है। और दुनिया कह रही मींस यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं, और अफ्रीका का जो ग्लोबल साउथ है उसके तो हम लीडर और डिफैक्टो लीडर तो बन ही चुके हैं हम ऑलरेडी। और वो तो कह रहे हैं कि अगर इस दुनिया के इस भाग की रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो इंडिया शुड बी ए परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। या जो भी उनके काम करने के तरीके हैं या SOPs हैं उनको बदलिए, ताकि सबकी एक किस्म की डेमोक्रेटिक तरीका आए, और कोई भी जो भी काम हो दुनिया में वो रूल बेस्ड हो, ना कि किसी की मनमर्जी, जैसे चाइना हो गया या रशिया हो गया फॉर दैट मैटर, या इवन इजराइल सबके पास अपना अपना लॉजिक है। तो इस किस्म का लॉजिक नहीं चलना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ होती है, अगर 7 अक्टूबर जैसा अटैक इजराइल के ऊपर होता है तो इसका कोई तरीका और निकालना चाहिए था कि युद्ध ना बने और उनको हमास के लोगों को पनिश भी किया जाए। जी, तो इस किस्म का कोई जरिया निकालना चाहिए। इसलिए यूनाइटेड नेशंस के जो रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब आतंकवादियों ने सिलेक्टिव किलिंग, लक्षित हत्याएं, सिलेक्टिव किलिंग शुरू कर दी है। नहीं, वो पहले करी थी श्रीनगर में, अभी भी पिछले कुछ दिन पहले भी 2 तो वो भी अभी काफी कंट्रोल में आ गई है। जी, तो अभी तो उसको और कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है? देखिए, और कंट्रोल में करने का एक ही तरीका है, मैं ना हर चीज का ठीकरा सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट के ऊपर ना फोड़ के ये सिविलियन भागीदारी होनी है। अगर आपके इलाके में टेररिस्ट घूम रहा है तो, और आपको पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हमारे पास कुछ ऐसी SOPs होनी चाहिए कि एक नॉर्मल सिविलियन कोई भी चीज़ देखता है जो सस्पिशियस एक्टिविटी है, या एक बंदा हमारे यहाँ कभी नहीं आया था, ये कौन आ गया बाहर का बंदा, वो इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट या पुलिस को दे या नियरेस्ट आर्मी यूनिट को दे या इंटेलिजेंस एजेंसी को दे। तो ऐसा कुछ, जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तब तक एक खाली सिक्योरिटी फोर्सेज या इंटेलिजेंस फोर्सेज के ऊपर छोड़ने से काफ़ी नहीं होगा।
कि उनके बस की 100% पकड़ना उनके बस की बात नहीं है। हालांकि उनका काफ़ी लेवल्स काफ़ी हाई हैं, उनके काफ़ी तरीके हैं, सोर्सेज होते हैं। अगर सारी की सारी सिविल सोसाइटी उनका सोर्स बन जाए तो ये बाहर वाले आके कैसे आपको क्या कर सकते हैं। जी, ऐसा कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जा सकता है? समन्वय और तालमेल होना चाहिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे ही लगे कि आपको ये सस्पिशियस पर्सनैलिटी है, पहली मरतबा इसको देखा है, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, बॉर्डर एरिया के जो विलेजेस हैं वहाँ बहुत सारे एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप जो विलेज डिफेंस कमेटीज बनाते भी हैं, ये पुलिस के अंडर चलती हैं, इनका सिस्टम ऑफ पेमेंट अलग होता है, तो वो काफ़ी एफिशिएंट नहीं होता है। अगर ये जो ट्रेंड मैन फॉर जो एक्स सर्विसमैन की जो रिटायर होकर आई हुई है, आप इनको इस्तेमाल करें, जो उनका कोई कांटेक्ट कोई आरआर के साथ भी हो या पुलिस के साथ भी हो, और वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। एक गांव के अंदर देखिए कोई आदमी घुसता है, आप जाते हो, पूरे गांव को पता चल जाता है कि आप आए हो, क्योंकि आप बाहर के बंदे हो। और यहाँ अगर अंदर वाला कोई गड़बड़ करे, जैसे ये इकट्ठा कर रहा था अपना एक्सप्लोसिव, इकट्ठा कर रहा था पुलवामा में, अवंतीपुर में, तो ये कैसे हो गया कि उसके साथ के लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे रोज कोई ना कोई मान लो कोरियर आ रहा है या कोई सामान लेके आ रहा है जो यूजुअल नहीं है। तो कोई अनयूजुअल एक्टिविटी कोई भी होती है, इट शुड बी रिपोर्टेड, ताकि वो उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसमें अगर कोई गड़बड़ हो, कोई आईडी मिले या कुछ ऐसी कोई चीज़ हो, तो उसको पकड़ सकें। यानी ब्रिगेडियर साहब चाहते हैं कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको नेशनल बिल्डिंग में उनका प्रयोग किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और खासतौर पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बहुत ही पोर्टेंट फोर्स सिद्ध होंगे, स्पेशली जहाँ पे इंसर्जेंसी है, क्योंकि उनको मालूम है, वो खुद इंसर्जेंसी में लड़े हुए हैं, वेपन्स ट्रेनिंग वो जानते हैं, मिलिटेंट्स के क्या टैक्टिक्स हैं वो जानते हैं। अगर उनको आप सूटेबल रोल, लीडरशिप रोल देते हो, तो दे विल बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव फोर्स। आपको क्या लगता है ये एपिक पॉइंट क्यों शिफ्ट किया गया है? मैं एक बार पहले भी ये सवाल पूछ चुका हूँ आपको, पीर पंचाल रेंज में। देखिए, पॉइंट मैंने आपको बोला कि जो वैली के अंदर था, तो पहले तो उन्होंने उनके ऊपर जब आर्टिकल 370 जाने के बाद जो उनके ऊपर शिकंजा कसा गया और उनकी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई और बहुत कुछ हुआ, तो उनको पता लग गया कि अब यहाँ काम नहीं होगा, तो वो स्ट्रैटेजी बदलते गए। तो उसमें उन्होंने जब सिलेक्टिव किलिंग शुरू की, हाइब्रिड टेररिस्ट बन गए, तो वो भी पकड़े गए, उसमें भी नहीं हो रहा था। तो फिर उनके लिए एक राजौरी पुंछ का एक इलाका था जो टेरेन वाइज इसको लैंड करता है कि वहाँ बर्फ़ भी नहीं है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और बहुत थिकली वुडेड फॉरेस्टेड एरिया है, छुपने की जगह वहाँ पे है, तो वहाँ पे शुरू करें। और वहाँ पे जैसे आपने शुरू हुआ है जनवरी 2023 से, जैसे आपको पता ही है, डांगरी में पहला केस हुआ, फिर बट्टा दूनिया हुआ, कांडी हुआ, फिर अभी ये मुगल रोड वाला हुआ, तो ये सब एक ही कड़ी में चल रहा है आगे। और इसके ऊपर भी अभी शिकंजा कसा जा चुका है। अभी आपने देखा है कि पहले आई थिंक अक्टूबर नवंबर के आसपास ऑलमोस्ट हर वीक एक कोई इंसिडेंट हो जाता था। अब आपको मे बी महीने में एक या महीने में 2 इंसिडेंट आते हैं, तो शिकंजा कसा जा रहा है एंड सिक्योरिटी फोर्सेज ऑन द जॉब। एंड जम्मू कश्मीर पुलिस की तो मैं बहुत ही तारीफ करना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये फोर्स ट्रांसफॉर्म हुई है। हम बोलते थे जम्मू कश्मीर पुलिस वाले सारे के सारे मिलिटेंट्स के साथ मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है। और अगर कुछ मिले हुए थे तो वो पकड़े जा चुके हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो हमारे प्रेजेंट डीजीपी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्रवाई की, क्योंकि ये खुद डीजी सीआईडी थे, तो इनको एग्जैक्टली मालूम है कैसे काम होता है। तो उस एक्सपीरियंस पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया एंड वी आर इन अ मच बेटर फोर्स एंड डूइंग मच बेटर। क्या वहाँ की जो नेचुरल केव्स हैं उनका ये प्रयोग कर रहे हैं? नेचुरल केव्स का प्रयोग उन्होंने शुरू किया था 2003 में, तब हमें पता नहीं था जी। तब हमने जाके नेचुरल केव से उनको ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया था और उसमें हमको उनको सारा फ्लश आउट किया था। और उसके बाद शांति थी जब तक ये जनवरी 2023 शुरू नहीं हुआ, और कुछ यहाँ से फोर्सेस निकाल के शिफ्ट भी किया था हमने उनको चाइनीज बॉर्डर के ऊपर। अभी क्या हुआ था, अभी हमने नेचुरल केव्स की सारी सैटेलाइट के जरिए उनकी मैपिंग कर ली है जी। और अब मुझे ये बताया गया, अब एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कर सकता, कि आर्मी इस वक्त लगी हुई है उन सब नेचुरल केव्स को डिस्ट्रॉय करने में, ताकि ये दोबारा उसका इस्तेमाल ना कर सके। ये जो प्रयोग हम कर रहे हैं कि किसी की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाई जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाता है या फिर उनके बच्चों को नौकरी, ये ठीक है? देखिए, जो आदमी भारत के संविधान के अगेंस्ट चलता है, स्टेट के अगेंस्ट जाता है, उसको संविधान के प्रोविजंस हमने क्यों देने हैं? उनको क्या हक है कि संविधान में अगर कुछ सुरक्षा है तो उनको मिलनी चाहिए। अगर उनका प्रूफ होता है कि उन्होंने गलत काम किया है, उसके बाद मेरे ख्याल में तो उनको तो कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए जी, जैसे कि इजराइल इस वक्त हमास को कर रहा है जी। यानी आप ये सब ठीक से, इससे भी आतंकवाद कम होगा? बिल्कुल, ऑब्वियसली। देखिए कि बहुत सारा फर्क तो पड़ता है साइकोलॉजिकल तरीके से जी। लोगों को पता है कि यार अगर मैं पकड़ा गया तो ये होगा। आज तक जब कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट्स काम कर रही थी तो वो खुले घूम रहे थे कि हमें तो कुछ होगा ही नहीं, अगर हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ली जाएगी तो गवर्नमेंट हमें बचा लेगी, कोई हमारे अगेंस्ट एक्शन ही नहीं लेगा जी। तो जिस तरीके से अब हो रहा है या जैसे आगे
होगा, इससे आतंकवाद में कमी आएगी आपको लगता है? मेरे ख्याल जो में सख्त कदम 5 अगस्त 2019 के बाद उठाए गए हैं, जैसे अलगाववादी का बंद का कैलेंडर आता था या फिर पत्थरबाजी निरंतर हुआ करती थी, अलगाववादियों का शटर बंद हो गया, इससे आतंकवाद का असर पड़ेगा? देखिए, अलगाववादियों का जो कैलेंडर आता था, पत्थर मारने वाले थे, वो जब उनकी टेंडरिंग होती थी, जो पाकिस्तान आईएसआई टेंडर इशू करती थी, वो सब हो गया बंद। और मैं कल ही कुछ पॉलिटिशियन से बात कर रहा था, कश्मीर से आए हुए थे, वो बता रहे हैं कि अभी वहाँ पे जो लोग हैं, स्पेशली युवा, उनका सोचने का तरीका बदलता जा रहा है। अब उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में क्या है, इंडिया में क्या है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। पहले तो वो डरे हुए रहते थे हमेशा, अब वो डर धीरे धीरे निकल रहा है, और ये डर निकलेगा तो आतंकवादियों का जो उनका प्रभाव है वो और कम होता चला जाएगा। अगर वो रिलीजियस टर्म्स में हैं या इवन मिलिटेंट टर्म्स में हैं, वो सब कुछ कम होता चला जाएगा। वो एक नॉर्मल शहरी की तरह जिएंगे खुल के, एंड दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। ब्रिगेडियर दीवान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मरतबा फिर हम आपको बता दें कि आज 5वीं बरसी है और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से उन बलिदानियों को नमन करते हैं और उनके परिवार से संवेदना व्यक्त करते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।